हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल कहा जाता है। आदिकाल के साहित्य को हिंदी साहित्य के आरंभ का श्रेय दिया जाता है, क्योंकि अपभ्रंश भाषा के काव्य रचनाओं से आगे बढ़कर हिंदी भाषा में काव्य रचना का आरंभ होने का यही समय था माना जाता है। कोई इसे चारण काल, संधि काल और बिरगाथा काल भी कहते हैं। हिंदी साहित्य के इस रचना समय को आदिकाल डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। इस पोस्ट में हम आदिकाल के सीमा निर्धारण, आदिकाल के नामकरण, सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, लौकिक साहित्य तथा रासो साहित्य के विषय में आलोचना करेंगे। आदिकाल के सीमा निर्धारण। हिंदी साहित्य के आरंभिक समय के साहित्यिक रचनाएं साहित्य के विकास के अध्ययन के लिए बहुत ही आवश्यक है। पर उस समय के साहित्यिक रचनाओं का उपलब्ध न होना तथा उनके प्रामाणिकता में संदिग्धता होना, आदिकाल के सीमा निर्धारण में मतभेद रहना आदि समस्याओं के साथ आदिकाल के विषय में साहित्य के विद्वानों के द्वारा एक व्यवस्थित धारणा बनाकर सबके सामने उपस्थित करना एक कुशलता का काम है। आदिकाल के सीमा निर्धारण करने के लिए आने वाले दिक्कतों का में तत्कालीन प्रचलित भाषा मुख्य थी। जब हिंदी साहित्य का आदिकाल का प्रारंभ माना जाता है तब संस्कृत और अपभ्रंश भाषा प्रचलित थी। जहां संस्कृत तत्कालीन समय के रचना में अपने चरम सीमा पर थी और अपभ्रंश भाषा जनभाषा से दूर हटकर साहित्यिक भाषा में प्रतिष्ठित हो रही थी। और जब अपभ्रंश जनभाषा से दूर हट गई, इसी जनभाषा से हिंदी भाषा का विकास की शुरुआत हुई। इसीलिए चंद्रधर गुलेरी जी ने इसे ही पुरानी हिंदी कहा है। उनकी स्पष्ट घोषणा थी कि उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है। आदिकाल का नामकरण। हिंदी साहित्य के आदिकाल, जिसे हम चारण काल, बीजवपन काल, वीरगाथा काल आदि नामों से जानते हैं, ये हिंदी का सबसे मतभेदग्रस्त काल रहा है। चाहे आदिकाल का नामकरण हो या फिर आदिकाल के सीमा निर्धारण में या फिर इसके प्रथम कवि चुनने में, सभी परिप्रेक्ष्य में विद्वानों के अपने मतभेद रहे हैं। पर अगर हम सिर्फ हिंदी भाषा के साहित्य की बात करेंगे तो नाथ, सिद्ध तथा जैन रचनाकारों के साहित्य से हिंदी साहित्य का आरंभ माना जाता है, क्योंकि हिंदी भाषा को विशिष्ट बनाने वाली भाषा प्रवृत्तियां इन्हीं के रचनाओं में दिखाई पड़ता है। खास करके मुख्य अपभ्रंश शब्दों का रूपांतरण, परसर्ग उपयोग की बहुलता और तत्सम शब्दों का प्रयोग इन प्रवृत्तियों में मुख्य माने जाते हैं। इसी तत्सम शब्द के प्रयोग में हिंदी भाषा के प्रथम कवि सरहपा माने जाते हैं। पर जिस तरह आदिकाल के प्रारंभिक सीमा निर्धारण में मतभेद है, इसी तरह इस काल के अंतिम सीमा निर्धारण में भी मतभेद रहा है। मिश्रबंधु इसको 1529 बी तक मानते हैं, वही ग्रियर्सन इसको 1400 बी तक मानते हैं, पर शुक्ल जी इसको 1318 बी तक मानते हैं, परंतु विद्यापति जी को इस काल के अंतर्गत रखते हैं। क्योंकि वे एक माननीय प्रेम तथा श्रृंगारिक कवि माने जाते हैं, उनको हम भक्ति काल में नहीं रख सकते और उनके रचनाओं का समय भी 1318 बी के बाद का है। इसलिए आदिकाल के अंतिम सीमा के सुसंगत विभाजन के लिए हमें सीमा को आगे ले जाना पड़ा और अतः 1400 बी को ही इस काल का अंतिम सीमा माना गया, जिसमें अमीर खुसरो के रचनाओं को भी स्थान दिया जा सका। इसलिए आदिकाल का अंतिम सीमा विद्वानों के द्वारा 1400 बी ही माना गया है। आदिकाल का नामकरण। हिंदी साहित्य के आदिकाल, जिसे हम चारण काल, बीजवपन काल, वीरगाथा काल आदि नामों से जानते हैं, ये हिंदी का सबसे मतभेदग्रस्त काल रहा है। चाहे आदिकाल का नामकरण हो या फिर आदिकाल के सीमा निर्धारण में या फिर इसके प्रथम कवि चुनने में, सभी परिप्रेक्ष्य में विद्वानों के अपने मतभेद रहे हैं। जहां रचनाओं की बात किया जाए तो आदिकाल के तत्कालीन समय में एक तरफ संस्कृत की रचनाएं संस्कृत काव्य परंपरा की चरम सीमा पर पहुंच गई थी, एवं दूसरी ओर अपभ्रंश भाषा साहित्य रचना में अत्यंत संक्षिप्त शब्दों के द्वारा अपने मार्मिक भाव प्रकट कर रहा था। वस्तुतः एक ओर सिद्ध, नाथ और जैन साहित्य का निर्माण हुआ और दूसरी ओर राजस्थान के चारण कवियों द्वारा चरित साहित्यिक काव्यों की रचना हुई। परंतु इन दोनों काव्य धाराओं से अलग एक साहित्य लोक साहित्य की भी रचना किया गया, पर ये लोकाश्रित होकर लुप्तता की ओर बढ़ने लगा, जिनसे भाषा के विकास में बहुत ज्यादा अभिवृद्धि हुई। आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां। आदिकालीन साहित्य के रचनाकार अपने रचनाओं में युद्धों का सजीव वर्णन करते थे, क्योंकि उस समय रचनाकार राजाओं के दरबार में रहते थे और युद्ध के दौरान युद्ध लड़ने जाया करते थे, जिसको वे अपने काव्यों में सजीव रूप से वर्णन करते थे। आदिकालीन साहित्य में, खासकर रासो साहित्य में, ऐतिहासिकता का अभाव दिखाई देता है, क्योंकि इन ग्रंथों में तथ्य का परिमाण बहुत कम और कल्पना का परिमाण अधिक है, जिनसे अनेकों ऐतिहासिक भ्रांति धारणाओं का सृष्टि होता है। ग्रंथों का अधिकांश वर्णन लटकालीन इतिहास वर्णन से मेल नहीं खाते।
चरण कवियों ने भी अतिशयोक्ति को ध्यान में रखकर ज्यादातर वर्णन कल्पनाओं के आधार पर ही किया है, जिससे इस काल के साहित्यों का ऐतिहासिकता में घोर अभाव परिलक्षित होता है। आदिकालीन साहित्य के रचनाओं में वीर तथा श्रृंगार रस का प्रयोग सर्वाधिक हुआ है। उस समय होने वाले युद्धों से वीर रस का वर्णन व राजाओं द्वारा राजकन्याओं से होने वाले विवाह से श्रृंगार रस का वर्णन ज्यादातर देखने को मिलते हैं, और आदिकालीन साहित्य के रासो काव्य में एक मुख्य अंग के रूप में वीर रस का वर्णन तथा श्रृंगार रस का वर्णन में प्रधानता परिलक्षित किया गया है। क्योंकि आदिकालीन लगभग सारे कवि अपने आश्रयदाता के राज दरबार में ही रहते थे, तो रचनाकार अपने आश्रयदाता की प्रशंसा को ही अपना परम कर्तव्य मानते थे। इसमें सबसे आगे आप रासो साहित्य के रचनाकार चारण को लिया जा सकता है। अपने चरित्र नायक को श्रेष्ठ तथा विपक्षी राजा को हीन रूप से वर्णन करके का अतिशयोक्ति गण रासो साहित्य में खूब परिलक्षित होते हैं। इसमें उदाहरण के रूप में पृथ्वीराज रासो एवं खुमान रासो को लिया जा सकता है, जो इसी कोटि की प्रशंसापरक काव्य रचनाएं हैं, जिनमें कवि ने अपने चरित्र नायक राजाओं की प्रत्येक दृष्टि से महत्ता प्रतिपादित की है। आदिकाल के में वीरता का काफी वर्णन होने के बावजूद राष्ट्रीय अभिमान भाव का प्रचुर अभाव परिलक्षित होता है। उस समय देश छोटे छोटे राज्यों में विभाजित थे और आपस में ही लड़ते तथा संघर्ष करते रहते थे। आदिकालीन साहित्य में डिंगल पिंगल भाषा का विशेषत्व रासो साहित्य में हुआ है। अपभ्रंश व राजस्थानी भाषा के मिले जुले रूप डिंगल भाषा मुख्य रूप से रासो साहित्य में व्यवहृत हुए, और अपभ्रांस तथा ब्रज भाषा के सम्मिलित रूप को पिंगल भाषा कहा जाता था, और ये भाषा मुख्य रूप से युद्धों के वर्णन के लिए ही व्यवहृत किए जाते थे। आदिकालीन साहित्य के रासो काव्यों में अलंकारों का प्रयोग पांडित्य प्रदर्शन के लिए नहीं हुआ है, अपितु अलंकारों का प्रयोग स्वाभाविक रूप से हुआ है। चारण कवियों ने रासो साहित्य में अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए अलंकारों का सहारा तो लिए, पर कहीं भी चमत्कार प्रदर्शन के लिए अलंकार योजना नहीं की गई है। आदिकालीन साहित्य वर्गीकरण। आदिकालीन साहित्य के रचनाओं को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है। उनका आलोचना निम्न में दिया गया। सिद्ध साहित्य, सिद्धा साहित्य। बौद्ध धर्म कालांतर में तंत्र मंत्र की साधना में बदल गया था। वज्रयान इसी प्रकार की साधना था। भगवान गौतम बुद्ध के मृत्यु के पश्चात बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बदल गया, महायान और हीनयान। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार बौद्ध धर्म आपने हीनयान और महायान के विकास को चरम सीमा तक पहुंचाकर अब एक नई दिशा लेने की तैयारी कर रहा था, जब उसे मंत्रयान, वज्रयान या सहजयान की संज्ञा मिलने वाली थी। सिद्धों का संबंध इस वज्रयान से था। उनकी संख्या 84 बताई जाती है, जिनमें से सिर्फ 23 सिद्धों की रचनाएं उपलब्ध है। प्रथम सिद्ध सरहपा 8वीं शताब्दी सहज जीवन पर बहुत अधिक बल देते थे। इन्हें ही सहजयान का प्रवर्तक कहा जाता है। सिद्धों ने नैरात्य भावना, कायायोग, सहज, शून्य तथा समाधि की भिन्न भिन्न अवस्थाओं के भावों का वर्णन किया, और इन्होंने वर्णाश्रम व्यवस्था पर हमेशा की तरह तीव्र प्रहार किया है। उनके काव्यारचना की भाषा संधा भाषा थी, जिस भाषा शैली का उपयोग नाथों ने भी किया है। नाथ साहित्य, नाट साहित्य। नाथ संप्रदाय का प्रारंभ सिद्धों के थोड़े समय बाद हुआ। नाथ पंथ की दार्शनिकता का आधार शैव मत है, और व्यवहार में उन्होंने पतंजलि के हठयोग को अपनाया है। इन्हीं कुछ आधारों पर उन्होंने अपने संप्रदाय को सैद्धांतिक रूप दिया है। सिद्धों की वाममार्गी साधना के विपरीत उन्होंने मध्य मांस त्याग तथा मानसिक शुचिता पर बल दिया है। सिद्धों ने साधना को विकृत बना दिया था, लेकिन नाथपंथी के रचनाकारों ने उसे फिर से जनता के लिए संभव बनाने पर जोर दिया। एड़ा पिंगला, नाथ बिंदु की साधना, शून्य चक्र में कुंडलिनी का प्रवेश आदि नाथों की अंतर साधना के मुख्य अंग हैं। नाथ साहित्य में 2 महत्वपूर्ण बातों की ओर ध्यान जाता है। पहली यह कि नाथ साहित्य में धर्मनिरपेक्ष दृष्टि दिखाई देती है। इसमें ईश्वर से मिलाने वाला योग हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य साधना के रूप में प्रस्तुत हुआ है। नाथपंथ में धार्मिक कट्टरता नहीं मिलती है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात नाथ साहित्य के संदर्भ में कही जा सकती है, वह ये कि नाथों के साहित्य में यायावरी साहित्य का गुण मिलता है। नाथ जोगी अपने धर्म प्रचार के लिए विभिन्न प्रदेशों की यात्रा करते थे। देश के मध्य भाग तथा पश्चिमी भारत में वे घूमते रहते थे। यात्रा में विभिन्न प्रदेशों की संस्कृति, भाषा और व्यवहार से परिचय होता है। नाथ संप्रदाय के कवियों में आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, जलंधरनाथ आदि मुख्य माने जाते हैं। जैन साहित्य, जैन साहित्य। आदिकालीन साहित्य के उपलब्ध रचनाओं में सबसे ज्यादा जैन साहित्य के ग्रंथों पाए जाते हैं, जिनके प्रवर्तक महावीर स्वामी माने जाते हैं।
भारतवर्ष के पश्चिमी क्षेत्र गुजरात, राजस्थान और दक्षिण में जैन साधुओं ने हिंदी भाषा में अपने कविताओं का प्रचार करना प्रारंभ किए। जैन साहित्य के सर्वप्रसिद्ध ग्रंथ रासो काव्य माने जाते हैं। जैन मतमबलाम्बी रचनाएं दो प्रकार के माने जाते हैं, एक जिनमें नाथ सिद्धों की तरह आंतस साधना, उपदेश, नीति, सदाचार पर बल और कर्मकांड का खंडन है। ये प्रायः दोहों में रचित मुक्तक है। दूसरी जिसमें पौराणिक जैन साधकों की प्रेरक जीवन कथा या लोक प्रचलित कथाओं को आधार बनाकर जैन मत का प्रचार किया गया है। अक्सर पूछे जाने वाले सवाल फैक्ट्स। आदिकाल के प्रथम कवि कौन है? आदिकाल के प्रथम कवि महर्षि वाल्मीकि थे और उन्होंने रामायण ग्रंथ की रचना की थी। आदिकाल के प्रथम कवि होने के कारण उनको आदिकवि कहा जाता है। आदिकाल की भाषा कौन सी है? आदिकाल में काफी भाषाओं का व्यवहार किया गया है, उनमें से अपभ्रंश, डिंगगल आदि प्रमुख है। आदिकाल का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? आदिकाल का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। आदिकाल का अंतिम कवि कौन है? आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो थे।